अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्क की सियासत में ज़रा फोकस करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स पे, और पंजाब की पॉलिटिक्स में जहां पावर शेयरिंग की बड़ी बातें हो रही हैं, और इस सिलसिले में नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरमियान कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी की, उसमें यह कहा गया कि जो मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी की थी उसको तहलील कर दिया गया, और अब ये तमाम मामला जो हैं वो सदर ममलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब ने अपने हाथों में ले लिए हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस भी, और बल्कि कुछ ज़्यादा हुकूमत से इस वक्त शाकी नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी। स्पेशली पीका एक्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें शिकायत है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर दूसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी के। एंड उसके बाद जो इस वक्त नहरों के हवाले से बात चल रही है, और ये SIFC की एग्रीकल्चरल फार्मिंग के अंदर जो नहरों का तनाज़ा है ये भी थोड़ा सा शिद्दत अख्तियार कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। जुल्फ़िकार अली बदर जो कि रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका। सबसे पहले तो क्यों आपको पावर चाहिए, पावर शेयरिंग की ज़रूरत पंजाब में क्यों है? क्या आप सिंध में कोई पावर शेयरिंग कर रहे हैं नून लीग के साथ? पंजाब में आपके पास क्या उतना मैंडेट है? फिर दूसरी बात यह कि जनाब दो सूबों में आपकी हुकूमत है, गवर्नर आपके हैं, दो में आपके वज़ीर आला हैं, चेयरमैन सेनेट आपका है, तो पंजाब के ऊपर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है बदर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी पावर हंगरी नहीं है और ना कोई ऐसी डिमांड करती है जिससे कि हम पावर शेयरिंग चाहते हो। हम तो सिर्फ इतनी बात चाहते हैं कि जहां पे हमारे लोग जीते हुए हैं, या PMLN के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले दिन हुई थी जब इन्होंने हुकूमत बनाई, कि हमारे जीते हुए लोगों को वहां पे इंतजामिया जो है फैसिलिटेट करेगी और उनकी बात को सुनेगी और उनको ऑनर करेगी। जब पंजाब हुकूमत के अंदर तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि आपने पीपल्स पार्टी के जीते हुए नुमाइंदों को, अवामी नुमाइंदों को बिल्कुल पूछना नहीं है और इनके काम नहीं करने, तो वहां पे तो पीपल्स पार्टी को हक बनता है कि वो आवाज उठाए, और इसी चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो इसमें हर्डल कहां पे आ रहा है? ये कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग्स जो है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा फोकस करना चाह रही है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकता है मामला इसमें, अगर आपके जहां पे लोग जीते हैं, जहां पे उनको मैंडेट मिला हुआ है, वहां पे उनको अकोमोडेट करने का, तो प्रॉब्लम आ कहां से रहा है? असल में प्रॉब्लम आ रहा है कि आपस में बैठ के बातचीत करेंगे तो मसला हल होगा। जब हमारे साथ कोई बातचीत करने को ही तैयार ना हो तो फिर हमने किसके आगे आवाज उठानी है? यानी हमने वोट तो जरूर दी है PMLN को हुकूमत बनाने में, लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग उनकी है तो अब वो समझते हैं कि वोट लेने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो कौमी अमूर के मामलात हैं, जैसे नहरों के मामला जिसमें सूबा सिंध और बलूचिस्तान के हकूक शामिल है, पीका इंटरनेट की स्पीड है, VPN को बैन करने के हवाले से है, ये जितने भी मामलात हैं इसके ऊपर वो समझते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट में कानून पास कराने के लिए भी मुशावरत नहीं करनी। हम कोलिशन पार्टनर जरूर है, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। हमारी सपोर्ट नहीं, लेकिन इससे ज्यादा और बेनिफिट क्या होगा कि दो सूबों में आपकी हुकूमत, दो में आपके गवर्नर, चेयरमैन सेनेट आपके पास जो आईनी ओहदे आपके पास, सदर मुमलिकत आपका ओहदा आपके पास, जो आईनी ओहदे आपके पास हैं। लेकिन जहां पर हुकूमत डिलीवरी के हवाले से बात आती है, जो IMF के सामने जाना पड़ता है, महंगाई का सुनना पड़ता है, और अवामी जो गैज़ो गज़ब है वो आपने अपने दूसरे पार्टनर को दिया हुआ है, तो आप इंजॉय भी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं है। तो ये ज्यादती नहीं है इस वक्त नून लीग के साथ? नहीं, आईनी ओहदे लेना तो कोई ज्यादती नहीं है। जो गवर्नमेंट चलाता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने फैसले करने हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। तो सर उस वक्त उसी आइडियल अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये चीजें आई थी ना। तो इसमें ये पंजाब के मामलात, ये छोटे छोटे जो आप मामलात कर रहे हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं होनी चाहिए फिर इतने बड़े लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। देखिए, बिल्कुल नहीं होनी थी। मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर छोड़ के कहीं पे भी कोई इशू नहीं आना था। स्पेशली हमें ये कहा जाए कि गवर्नर के भी ऑर्डर नहीं मानने हैं और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी भी बात नहीं माननी, तो फिर तो हमें आवाज उठाने के लिए हमारा हक बनता है कि हम आवाज उठाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर क्या आपके रिजर्वेशंस हैं?
सर 45% एग्रीकल्चर टैक्स कर दिया, और मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा टैक्स एकदम बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते तो कोई इशू नहीं होना था। आप देखें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसके ऊपर हमारे जो किसान भाई हैं उनके साथ एकदम सरासर जाती है कि उनके ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। सर हर चीज किसानों के ऊपर क्यों लेके जाते हैं मेरे भाई? आपका एग्रीकल्चर 23% जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन है, टैक्सेस के अंदर लेस देन 1%, हार्डली 1% हो गया एग्रीकल्चर का। सो कॉल्ड हम क्लेम करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, हालत क्या है हमारी? इमरान साहब, अगर हम देखा जाए, हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि आपने 45% लगाया, आप इसको कम कर लें, आधा कर लें, आधे से भी कम कर लें, लेकिन मुनासिब में जो है वो टैक्स लगाएं। आप 45% ज्यादा है इस टैक्स की आप कंट्रीब्यूशन की। अगर देखा जाए पाकिस्तान में ज्यादातर टैक्स जो है, इवन जो एक्सपोर्टर से ज्यादा टैक्स है वो तो सैलरीड क्लास पे करती है। जनाबे अली 300 अरब दिया है और अभी और की भी तैयारी है। ठीक है, चले, आप कह रहे हैं कि इसको रैशनल कर लें, आप रैशनल कर लें, टैक्स जरूर लें लेकिन उसको रैशनल करें। ओके ठीक है, फिर कर रहे, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीका एक्ट के हवाले से हुकूमत ने आपको एतमाद में नहीं लिया, ये क्या ऐसा होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो ओपोजिशन जो है उसका एक अलग स्टांस होता है, हुकूमत का एक अलग स्टांस होता है, सिर्फ मेरे ख्याल से टेबल के रुख चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें वही स्क्रिप्टेड होती हैं। क्या मामला है सर ये? सर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है कि पीका एक्ट के ऊपर अगर आपने ऐसा एक्ट लेके आना है, कानून पास कराना है, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के मुशावरत कर लेते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, जो सहाफी बरदरी है, सबको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी। हमारे मुल्क में आधे से ज्यादा मसाइल यही है कि कानून बनाते वक्त जो बंद कमरों में लोग बैठ के बनाते हैं वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं करते। तो स्टेक होल्डर्स को एक दफा आप ऑन बोर्ड करेंगे, उनका इनपुट लें, तो उससे बेहतर जो है कानून साजी हो जाएगी। और ये हमने देखा है ना 26वीं आईनी तरमीम के वक्त एक एक शिख को लेकर जिस तरीके से हुआ, उसकी नोक पलक सवारी गई, जो है वो डेलिब्रेशंस और ये तमाम मामलात हमने देखे हैं। तो ऐसे में क्यों ऐसा लगता है कि एक पार्टी या एक हुकूमत जो है वो अपोजिशन का धोखा दे रही है, या अपोजिशन जो है वो हुकूमत के पीछे पड़ी हुई है? ये क्यों नहीं होता है ये मामला हमारे यहाँ सर? सर उसकी वजह है कि बेसिकली जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं वो बड़ी कमजोर होती हैं, चाहे जितने मर्जी इलेक्टेड लोग हों या जितना मर्जी MNAs MPs लेके आए, कुछ हुकूमतें तो बीच में ऐसी आती हैं जिनको दूसरी पार्टियों की वजह से जो है वोट लेके चलना पड़ता है, और वो फिर अपनी पॉलिटिकल लोगों की मुशावरत की बजाय ब्यूरोक्रेट्स की मुशावरत करते हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के मरूने मिन्नत हो जाते हैं, फिर जैसे वो सजेस्ट करते हैं, जैसे वो कानून साजी करते हैं, वही बन के आता है और पार्लियामेंट से पास करवा लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमें सियासी स्टेक होल्डर्स, सियासी लोगों की मुशावरत को ज्यादातर वजन देना चाहिए। अच्छा, अब इन मुतालबात को लेके आप क्या चाह रहे हैं? जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, क्या करना चाहेंगे आप वहां पर? सर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाएगा तो जितने सारे पेंडिंग मामलात हैं तो वो उनके ऊपर बातचीत होगी। हुकूमत क्यों नहीं बुला रही? बुलाए यार, ये तो इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि इतनी देर बाद बुलाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सूबों का और बाकी लोगों का जो है वो स्टेक है उसके अंदर, तो उनको बुला के उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा जनाब कि इससे पहले बहुत अरसे से, बल्कि हम 2-2.5 साल से जो बात कर रहे हैं, वो जितनी भी सियासत है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी PTI उनके गिर्द घूम रही थी। अब ये आपस के मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, स्पेशली नून लीग और PTI पावर शेयर, नून लीग और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग का मामला और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है क्या अब वो PTI वाले जो मामलात हैं वो इर्रेलेवेंट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। PTI को तो हम समझते हैं कि उनको हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि दोनों साइड पे जो भी मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डेवलप हो सकते हैं, उनको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो 5 साल इस हुकूमत को टाइम देना है, लेकिन उसके वोटों के अंदर भी सपोर्ट दे दी, हुकूमत को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में भी कर दी, और इस हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस तमाम चीजों के
बात भी ये समझती है कि जहां पे कौमी अमूर के मामलात हों वहां पे पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए ऑन बोर्ड करना चाहिए और कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो हम तो सिर्फ इस चीज पे आवाज उठाते हैं और बारहा दफा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी लीडरशिप ने कहा, तो हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए कि अगर मुशावरत करेंगे, मुशावरत के साथ कोई चीज कानून बनाया हुआ या कोई कौमी नेशनल एजेंडा इम्प्लीमेंट किया हुआ वो ज्यादा मायने रखता है रादर। ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल डायलॉग है पीपल्स पार्टी उसी की बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वक्त जो पंजाब की पॉलिटिक्स है बिलखुसूस नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें, जो भी सूरत हाल बन रही थी उसके ऊपर अपने रोशनी अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्रिप्टो को लेकर और दुनिया भर में क्या हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से हम देखते हैं कि अब वर्चुअल करेंसीज जो है बड़ी तेज़ी से उनकी ट्रेडिंग हो रही है। हर दूसरा तीसरा ऐड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि बिटकॉइन के हवाले से या दीगर जो वर्चुअल करेंसीज हैं, वर्चुअल वॉलेट्स हैं, उनके हवाले से होता है। ये क्या फिनोमिना है और कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तो हम इसको मिस क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या इसमें कोई रिस्क है, क्या क्रिप्टो करेंसीज जो है इनके अंदर कोई रिस्क है या नहीं। ये बहुत सारे सवाल इस वक्त हमारे जहनों में हैं। हमने सहमत दी है डॉक्टर उसामा खान को, जो कि रिसर्च हेड हैं PRIAC यानी पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा खान आपके वक्त का। पिछले दिनों अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए, उससे पहले एक ज़माने में वो क्रिप्टो करेंसीज के बड़े मुखालिफ थे, लेकिन हमने पहली मरतबा देखा कि वो पहले सदर बने अमरीकी तारीख़ के जिसने सदारती मुहिम में बाकायदा जो डिजिटल वॉलेट्स हैं या डिजिटल असासे हैं उनको हासिल किया। उसके थ्रू जो है वो एक बहुत मैस उनकी जो है वो इलेक्शन कैंपेन चली। फिर अब वो ये भी कहते हैं कि जनाब वो आने के बाद बिटकॉइन के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो मेंटेन करेंगे और फ़रोग़ देंगे, जबकि उससे पहले जो बाइडन की जो हुकूमत थी उन्होंने उनका बड़ा फोकस था इसके ऊपर कि ये आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं ये अनरेगुलेटेड हैं और इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी है, तो उसको उन्होंने डिस्करेज किया। अच्छा, वो ममालिक हैं जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम पाकिस्तान तो खैर कहीं किसी ज़ुमरे में आता ही नहीं। पाकिस्तान में किस तरह से इसको देखा जा रहा है, पहले ज़रा मुझे बता दें थोड़ा सा, आज आम आवाम के लिए समझना चाहेंगे कि क्रिप्टो है क्या। थैंक यू सो मच। बेसिकली देखें, क्रिप्टो करेंसी इस तरह से है कि वर्चुअल करेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू चल रही हैं। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है, ना पाकिस्तान में, ना US में, ना कहीं और। तो बेसिकली ये चल रही हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और रिस्क भी हाई है, ठीक है। जो बाइडेन की हुकूमत के नाउ एक सेकंड जरा पॉइंट टू पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं। आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज, देखें आपका एक करेंसी नोट होता है, 1 रुपए का सिक्का होता है, उस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। सेंट्रल बैंक इज देयर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज देयर। इसी तरीके से दुनिया भर के जो मरकजी बैंक हैं वो अपनी करेंसी को रेगुलेट करते हैं। तो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को, डिजिटल करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, कोई ओनरशिप नहीं लेता, ओनरशिप नहीं है उसकी इस तरह से। तो ये प्लस पॉइंट कहाँ से हुआ? ये तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट को हमें देखना होगा क्योंकि आवाम का बहुत ज्यादा रुझान है, पूरी दुनिया का। आवाम को तो आप सट्टे पे लगा दें, आवाम आ जाएगी सट्टे पे। ये मतलब सट्टा तो आप बताए ना स्पेकुलेशन के ऊपर, मतलब एक वो चीज हो कि जिसको हिट कर रहा है तो सेंस बनता है, वरना आप पूरे माशरे में दुनिया भर में वहाँ पे तो सट्टा जो है वो स्पेकुलेशन जो है वो लीगल है, वहाँ पे चल रहा है। हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो इस चीज़ की नीड है कि हम अपने AML CFT लॉज जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, और ये जो स्पेकुलेशन के साथ साथ जो ग्रे एरिया जो इकॉनमी का क्रिएट हो रहा है, एक और इनफॉर्मल इकॉनमी जो क्रिएट हो रही है, इसको रेगुलेट करें ताकि लोगों को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो देखें, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे फ्रॉड और दूसरी एक्टिविटीज में जो है वो आवाम। आपने कहा पीयर टू पीयर, यानी एक अकाउंट मेरा पाकिस्तान में, एक अकाउंट डॉक्टर उसामा का इंग्लैंड में, पाकिस्तान से बाहर।
मैं अपने वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट है मेरा, उससे मैं कुछ ट्रांजैक्शन करता हूँ, आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, बिल्कुल आप वहां से उसको इनकैश कर सकते हैं, राइट? या आप अमेरिका से बैठ के मेरे अकाउंट में डाल दिए, मैं यहाँ पे इनकैश कर लूँ, ऐसे ही ये तो बड़ी सहूलत है, बिल्कुल सहूलत। बट सेम टाइम दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एग्जैक्टली। तो फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे, ठीक है? गवर्नमेंट तो उसी वक्त रेगुलेट करेगी ना जब कोई सेंट्रल बॉडी बीच में आएगी। इसमें देखिए ट्रेड होती किस तरह से, बायर और सेलर मिलते कहाँ पे हैं? मिलते हैं वो एक्सचेंजेस पे, जैसे बाइनेंस है या इस तरह के दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, तो वहाँ से तो एक हद तक उसको रेगुलेट किया जा सकता है। बाइनेंस पे अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना CNIC भी देना होगा, तमाम चीज़ें देनी होगी। तो बाइनेंस तो उसको रेगुलेट कर रहा है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं पता कि मैं बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा हूं या किसी और तरीके से ट्रेडिंग। सर जी, मैंने एक ज़माने में मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की थी। बाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, वहां पर बिड एंड ऑफर प्राइसेस आ रही हैं, जी, ठीक है? बहुत से इंडिविजुअल्स लाइक इमरान सुल्तान, मैं ऑफर कर रहा हूँ कुछ आई डोंट नो 160 बिटकॉइन मेरी ऑफर चल रही है, कहीं पे बिड चल रही है और नीचे लिखा हुआ है नेशनल बैंक, ट्रांजैक्शन नेशनल बैंक के थ्रू हो रही है। देन आई अप्रोच नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जनाब आप ये इलीगल ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो यहाँ पे नेशनल बैंक लिखा हुआ है इसका मतलब है कौमी बैंक। देन आई अप्रोच उस जमाने में FBR, और FBR में मैंने उनसे ये मालूम किया कि भाई ये इतने लाखों की ट्रेड जो लिखी हुई आ रही है, पोटेंशियल है ना इमरान सुल्तान, अगर मतलब अगर फर्ज करें अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बिटकॉइन है तो उसकी क्या वर्थ होगी मार्केट में? इस वक्त उसकी वर्थ $100,000 से एक्सीड, $1,00,000 से ज्यादा का, ठीक है? और पाकिस्तान में ट्रेड होती है इतनी? पाकिस्तान में पॉसिबल है। पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में जो हो रहा है? पाकिस्तान में जो वैल्यू रिसीव्ड हुई है लास्ट ईयर के फिगर्स के मुताबिक वो $25 बिलियन की वैल्यू रिसीव हुई है। वैल्यू रिसीव का मतलब ये है, इसको समझ लें ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम $25 अरब का ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है। अब उसमें सवाल मेरा ये था FBR से कि ये आपको पता है ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ये इसके ऊपर FBR क्यों नहीं देख रहा? वहां पे FBR को कुछ नहीं पता। लिटरली जो हमें, और मैं कोई 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एकदम बड़ी लहर उठी थी ना जनाब क्रिप्टो करेंसीज को और डिजिटल करेंसीज को पाकिस्तान में लेकर आए, तो ऐसे में आप कैसे लेकर आ सकते हैं? देखिए इसी की चीज़ की तो नीड है ना कि FBR, स्टेट बैंक और जो दूसरे मुतालिका इदारे हैं वो अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दें ताकि लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो फॉर्मलाइज ट्रेड कर सकें। सेम टाइम आप इसको क्लेम कर रहे हैं कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इसका प्लस पॉइंट है, आप क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये आपके अनरेगुलेटेड है तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसकी ब्यूटी है। ये तो खतरनाक है सारा। ये खतरनाक है, बिल्कुल। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑन दैट ग्राउंड मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे ताकि इन खतरों से बचा जा सके। तो दुनिया में कोई गवर्नमेंट कर रही है? दुनिया में कहते हैं ये सारी गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस पे बनाया है, ठीक है? वहां पे भी सेंट्रल बैंक कर रहा है। सेंट्रल बैंक ने पहले मना किया था बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल किया और पूरा फ्रेमवर्क बनाया। इस वक्त उनके यहाँ टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी मौजूद है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी पे गेन हासिल करता हूँ और इंडिया में इनकैश करवाना चाहता हूँ तो 30% टैक्स के साथ मैं उसको इनकैश करवा सकता हूँ। 1% मुझे ट्रांजेक्शन पे देना पड़ता है, तो उनके यहाँ तो फ्रेमवर्क मौजूद है, ठीक है? इसी तरीके से अभी यूरोपियन यूनियन ने भी अपना पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, तो रेगुलेट करने की बात है। ठीक, एटलीस्ट इन पाकिस्तान के केस में फैटफ के अंदर आपको पता है ग्रे लिस्ट पे आप कितनी मुश्किल हुई थी हमें जान छुड़ाने में, और वहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान में आती हैं, या तो बहुत इसमें काम है कि सेंट्रल बैंक इसके अंदर आए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर आए और फिर इसके हवाले से पूरी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने और फिर आवाम को इसमें आगाह किया जाए। बट द सेम टाइम ये जो ट्रेडिंग इस वक्त चल रही है जिसका आप एक क्या जो मार्केट क्या बता रहे हैं, क्या बता ट्रेडिंग वॉल्यूम बता रहे हैं, $25 अरब का। यहाँ पर $1 अरब के लिए हमारे हुकूमतें जो हैं वो घुटने टेके हुए होती हैं IMF के सामने। बिल्कुल, तो यही तो चीज़ है कि अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं, टैक्स नेट में लेके जाते हैं, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट टैक्स रेवेन्यूज़ मिलेंगे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं उसका खतरा कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, टैक्स पेयर का रिकॉर्ड होगा कि किस मद में ये टैक्स जमा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी पे गेन टैक्स दिया है इन्होंने या TDS दिया है, जो भी गवर्नमेंट आपको लगा है। वो जो ईद उल अज़हा पे हम देखते हैं 5-5 लाख और 10-10, 15-15 लाख का जो जानवर लेकर आते हैं, गवर्नमेंट ने कभी उनको पूछा जाके, FBR ने उनको पूछा ये जो 15 लाख की जो कुर्बानी कर रहे हो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लेकिन देखिए इसमें खतरा
खतरा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, उसको भी रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, तमाम इनफॉर्मल सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। दिस इज ट्रू। इसमें कोई और जो है आज के आप अखबार उठाइए, लीडिंग अखबार उठाइए, सारे होलसेलर, सारे रिटेलर से ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है उसने दिया 300 अरब। बिल्कुल ऐसे ही है। जो फंसा हुआ है पाकिस्तान में टैक्स नेट के अंदर, उसको आप निचोड़ते जाइए और बाकी आप 25-25 अरब डॉलर की ट्रेडिंग कराइए, कोई पूछने वाला नहीं। बेसिकली ये मेजर ब्रॉडनिंग दी टैक्स बेस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो मैं आपको कह रहा हूँ। फैटेफ की आपने बात की, फैटेफ ने खुद पाकिस्तान को ये कहा कि पाकिस्तान शुड बेटर रेगुलेट, ये फैटेफ की रिकमेंडेशन है। तो पाकिस्तान क्यों उसको ग्रे एरिया में रखा? और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, 10 जनवरी 2025 में सेनेट के अंदर वर्चुअल एसेट बिल पेश किया गया 2025 का। तो आई थिंक दिस इज़ अ मूव इन अ राइट डायरेक्शन। मेरा मकसद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि गवर्नमेंट इससे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट हाँ इसके ऊपर बात करे, कानून साजी करे, इसको रेगुलेट करने के हवाले से। लेकिन कम अज कम देखिए डॉक्टर साहब, लोग कभी भी अपना नफ़ा किसी को नहीं बताते, लेकिन जो नुकसान होता है ना वो 10 घर दरवाजे खटखटा के बताए जाते हैं। तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि क्रिप्टो के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काम किया जाए? एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, मेरे ख्याल से ब्रेक पहले ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा खान और हेड ऑफ रिसर्च हैं आप पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। डॉक्टर उसामा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब तक पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं हो जाती इस हवाले से और गवर्नमेंट इसके पीछे खड़ी नहीं हो जाती, सेंट्रल बैंक SEC खड़े नहीं हो जाते, तब तक आप एडवाइस करेंगे चाहे 25 अरब का हो या 50 अरब का हो, लोग आके इसके अंदर काम करें? नहीं, देखिए मैं लोगों को जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें फ्रॉड, स्कैम्स, दूसरे केसेस हम पिछले दिनों देखते रहे। तो इसलिए जब तक गवर्नमेंट बुनियादी उसूल ना बना दे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना बना दे, तो जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है वो अगर इसमें आएंगे तो वो किसी भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप इतना इन हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 1-2 कंपनीज हैं जो क्रिप्टो में काम कर रही थी, डिजिटल करेंसीज में, और इलीगल ट्रेडिंग, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त इनको ये स्टेटस हासिल नहीं है, चाहे वो कमोडिटी हो या करेंसीज हो, आप नहीं कर सकते। तो जो आपका जिन एक्सचेंजेस को परमिशन है वो अलग है, मैं अदर उनकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि FIA ने रेड किया, FIA ने छापे मारे, लोगों को पकड़ा और फिर उसके बाद खुद FIA के अंदर इंक्वायरी चल रही है कि लोग जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनके डिजिटल वॉलेट से क्रिप्टो के अंदर जो है वो करप्शन की गई और उनसे रिश्वत ली। तो पाकिस्तान में तो रिश्वत भी क्रिप्टो में चल रही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ जो है वो क्या नाम है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। अब इसमें जो आपके लीगल पैसे थे, अगर मैंने इन्वेस्ट किए लीगल पैसे, ठीक है, आज उसकी वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स बढ़ गई या 20 टाइम्स बढ़ गई, तो मेरे पास क्या मौका है कि मैं उसको किस तरह से अपनी इकॉनमी में वापस ला सकूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे वापस हासिल कर सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल जो है वो फ्लाइट भी हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं ला सकूँगा तो मैं उन्हीं पैसों को दुबई में या दूसरे जो कंट्रीज़ जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली हैं उनमें अलाउ करेंगे। आपने बात की क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ की, जिसमें UAE इस वक्त बहुत, हर साल UAE में एक्सपो होती है वर्चुअल करेंसीज़ के ऊपर। तो इसमें बाकायदा वो उन्होंने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स दिए हुए हैं जहाँ पे टैक्स फ्री है, उन्होंने इनकम टैक्स इस पर बहुत नॉमिनल रखा है, सेल वेट से सब लोगों को एग्जेम्प्ट किया है। तो इस तरह की चीज़ें तो दुनिया, मैं ये समझता हूँ रादर दैन के प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसी, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे और जो ऑलरेडी एसेट्स बन चुके हैं उससे जो है वो फ़ायदा उठा। पहले इसके रेगुलेशंस हैं, उसके बाद काम हो। ओके, मीम कॉइन जनाब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन आए सदर बने उससे पहले डॉलर ट्रंप के नाम से उनकी अपनी क्रिप्टो आ गई और फिर मिलेनिया ट्रंप जो है उनकी भी आ गई और रातों रात बिलियनर हो गए। जबकि अंदर जाके देखते हैं तो जनाब ये जो कॉइन है इसकी कोई हैसियत नहीं होती, ये सिर्फ एक ट्रेंड होता है, जब तक ट्रेंड है ये चल रहा है। तो ये दुनिया किधर जा रही है? ये बात सच है कि इस तरह की, ये तो मीम कॉइन की आपने बात की, इस तरह के दूसरे कॉइन्स भी हैं जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर स्टेबल कॉइन एज वेल, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टमेंट तो की जा सकती है। तो मैं अगेन उसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आना, अभी एक हफ्ते पहले जो है जो बाइडन थे और जो बाइडन जो है वो उनकी हुकूमत जो है इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही थी, लोगों को पकड़ रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पकड़ रही थी। ट्रंप साहब आके बिल्कुल चेंज उसको कर देते हैं। तो ये मतलब पूरी दुनिया किसको फॉलो करेगी? तो ये बात बिल्कुल सही, इसमें स्पेकुलेशन और लॉस का खतरा बहुत। तो आपने कहा सेम रीज़न है इसी का। जिस दिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन वो हुई, कामयाबी मिली उनको,
बिटकॉइन ने $100,000 से एक्सीड कर लिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ओके, बीच में आपने एक बात की थी, ये जो इसकी मूवमेंट थी, आपने कहा मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करेंगी। मार्केट फोर्सेस में काला धन इस वक्त जितना क्रिप्टो के अंदर लगा हुआ है, दुनिया का नहीं लगा हुआ है, जितना असलहे का पैसा लगा हुआ है सब, जितना मनशियात का पैसा लगा है सब, दीज आर आप इनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं? नहीं, दीज आर नॉट मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस इन अ सेंस के डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, तो डिमांड सप्लाई तो इन्हीं के पास चंक है ना, यही इसको स्पेकुलेट करेंगे। तो मेरे और आपके जैसा बंदा कौन सा उसमें स्पेकुलेट इसको जाके डिटरमाइन करेगा? देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इसको बहुत कंजर्वेटिव रूल्स के साथ इसको यूज किया जा सकता है, इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर तो मैं अपनी पूरी मनी ट्रेल दे रहा हूँ कि मैंने पैसे कहाँ से कमाए थे, कब मैंने इन्वेस्ट किए थे, कितना गेन, तो इसकी ब्यूटी नहीं खत्म हो जाएगी? जो इसका अट्रैक्शन है, जो अंडरवर्ल्ड जिस तरह से इसके अंदर मौजूद है, जो असलहे का पैसा, मनशियात का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इसके अंदर है, वो क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए है ना कि अनडॉक्यूमेंटेड है। आप उसको डॉक्यूमेंट करने चाहेंगे, वो बाहर निकल जाएगा। एटलीस्ट ये है कि हम उस पैसे को मुल्क में आने से तो रोक सकते हैं इस तरह। अगर तो कोई अंडरवर्ल्ड का पैसा है या ब्लैक मनी है, वो मनी ट्रेल नहीं प्रोवाइड करता है कि नहीं, आप बताएं। आप तो मेरी भी ये राय, देखिए इसको ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो, वो क्या है? लेकिन ये है कि इसमें स्पेकुलेशन और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी उसका पैसा मौजूद है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज सबसे बड़ा इसका मसला है। मार्केट आपने देखा होगा ना, आप देखते होंगे जनाब, आपका या आप फॉरेन करेंसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, आप नैस्डैक और S&P डाउ जोन्स की बात कर लें, आप करेंसीज कमोडिटीज़ के अंदर चले जाएं, आप वहाँ पे इकोनॉमिक नंबर्स देखते हैं, आप फैट के रिजल्ट्स देखते हैं, आप पाकिस्तान में देखते हैं कि जनाब पर शेयर अर्निंग किसी शेयर की क्या आ रही है, किसी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी स्पेकुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है, बस आज जो है वो इतना अप, कल इतना डाउन। तो इसमें मेरे भाई क्या इसमें हम किसी को लेकर आएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं इसमें तो किसी को अगर दुश्मनी करनी हो ना, किसी से 7 पुश्तों की दुश्मनी निभानी है, उसको बोल दो क्रिप्टो में चले जाओ। तो बिल्कुल मैं भी यही, मेरी भी यही राय है कि इसको हमें उस मैं प्रमोशन की तो बात ही नहीं कर रहा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स को इसमें पैसे लगाने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो एक एसेट क्लास क्रिएट हो गई, उसको रेगुलेट कैसे करना है। तो वो एसेट क्लास इसीलिए क्रिएट हुई है जो हमारी ना अहली है, हमारे इदारों की, रेगुलेटरी इदारों की जो ना अहली है, उसकी वजह से ये एसेट क्लास क्रिएट हुई है। ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है वो क्या नाम है, अगर इसको फॉर्मुलाइज नहीं करना चाहती तो $25 बिलियन की जो ट्रेडिंग है उसको रोकें, क्यों नहीं रोक रही गवर्नमेंट? पता चले ना, वही जाके उन्हीं के जो आप प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके देखें। अगर इमरान सुल्तान 1600 लेकर बैठे हुए बिटकॉइन, तो उसकी वर्थ क्या है, वो कहाँ से उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है, किसके थ्रू वो राउटिंग हो रही है, ये तो FBR पकड़ सकता है। FBR मैं समझता हूँ कि बाइनेंस या इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो फॉर्मली काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो बिल्कुल अपने लीगल पर्व्यू के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बायर और सेलर बैठे हुए हैं, जो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जो इतना बिलियंस का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कम से कम वो तो पता होना चाहिए हमारी अथॉरिटीज को। बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं भी सेम राय रखता हूँ इसमें, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि तो आपकी जो पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल है, जिसके चेयरमैन यूनुस डागा साहब हैं, तो उसकी क्या रिकमेंडेशन है इस हवाले से? इसकी हमारी भी रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले जो एसेट क्लास है, हम अपने पीयर कंट्रीज़ को देखें और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो उसी के हिसाब से बनाएं, ताकि टैक्स नेट में भी हमें फ़ायदा हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, इलिसिट एक्टिविटीज़ से हम प्रिवेंट कर सकें, AML CFT लॉज हों हमारे, जो कि और फिर हमें पता हो कि कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या वो पैसे लीगल हैं या इनफॉर्मल, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। एवरीथिंग इज, और नहीं हमारी कैपेसिटी है, ये सब जो आप बात कर रहे हैं ना, बड़ी माजरत के साथ, हमारी कुछ करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर कुछ करने की कैपेसिटी होती तो पाकिस्तान में आज सिंगल डिजिट के अंदर आपका जो है वो टैक्स टू GDP रेशो नहीं होता। आपके जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो सिंगल डिजिट, हार्डली जो डबल के करीब है, वो नहीं होता। हम बहुत प्रोग्रेसिव नेशन होते अगर हम ये सब कर सकते हैं, या हमारी अहलियत होती इतनी करने की। ये तो देखें हमारा जो है वो कौमी मसला है जिसको हमें सोचना होगा। हम तो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सेम टाइम जो एडवांस्ड नेशन है, US UK और दूसरे आप मुल्कों में चली जाइए, वहां पर भी ये मसाइल हैं क्रिप्टो के हवाले से।
जो डिजिटल करेंसीज हैं उनके हवाले से ये मसाइल हैं। तो इट्स बेटर कि पहले उन्हें देखें कि वो ज़रा सही राय रास्त पे आए, वो कोई ऐसा फार्मूला बनाए, वो कोई ऐसे कानून साजी करें, देन उसके बाद उसका रेप्लिका करें। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो दुनिया में मौजूद हैं, हमें उनको चाहिए कि हम उनको स्टडी करें। और ये तो आपने बात की डेवलप ममालिक की, नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉप 10 जो क्रिप्टो माइनिंग की लिस्ट में है उसमें कज़ाकिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, इस तरह के दूसरे कंट्रीज शामिल हैं। तो वो जो है वो क्रिप्टो माइनिंग की तरफ है, जहाँ पे एनर्जी सस्ती है तो वो क्रिप्टो माइनिंग की तरफ चले जाते हैं। हाँ, उसके भी ज़ाहिर है कि उस माइनिंग के अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन बात ये है कि हम ये देखें ना, मिसाल के तौर पे आप बात करते हैं, हमें स्विट्ज़रलैंड बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा, बहुत, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ है और वहाँ पे करप्शन नहीं है। लेकिन दुनिया भर की जो करप्शन का पैसा किन के बैंकों में कहाँ पार्क हुआ हुआ, बिल्कुल आपके सामने ही है ना सारा। तो हमें अपने लिए निकालना होगा कि हम अपने लिए क्या निकालते हैं और हमारे लिए क्या बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उसामा खान हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम ये जो बिलियंस के फ़ायदे और इसके साथ वो जो हर दूसरा ऐड आता है कि मैंने 4 ट्रेडिंग की और ये गाड़ी ख़रीद ली, ऐसा कुछ नहीं होता। लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत इन डेप्थ स्टडी की है इस पूरी फील्ड की हमने। बेहतर यही है कि जनाब जब हुकूमत इसको रेगुलेट करे उसके बाद आप इसमें कारोबार करें, अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है, सट्टा है, जुआ है, इसको कोई भी आप नाम दे दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।